बिस्मिल्लाह। चलिए, लास्ट वीडियो में बिजनेस इकोनॉमिक्स के ये आंसर्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा आंसर्स रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ मैं। चलिए, एक्सप्लेन द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स रोल इन फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, ये सेकेंड यूनिट का आंसर है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन द प्राइस। सिंपल याद रख लो, जैसा अपन प्याज है, प्याज का जब रेट चेंज होता, प्राइस बढ़ता, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती, कम हो जाती, और रेट कम होने से डिमांड बढ़ जाती। तो ये क्या है, आपको इसी के अंदर इलास्टिक का मतलब होता है जो चीज़ खिंचती सिकुड़ती, दैट इज इलास्टिक, रबर जिसको बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इसमें चेंजेस, यानी प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो रही क्या, डिमांड में चेंजेस आ रही क्या, दैट इज आंसर। डन। चलिए, अब इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द प्रोड्यूसर ऑफ सेलर वर्कर गवर्नमेंट। हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पेट्रोल का रेट बढ़ता, सबके लिए फिक्रमंद रहता, प्याज का रेट बढ़ता, दालों का रेट बढ़ता, तो हर चीज़ क्या है अपने को फिक्रमंद रहती, चाहे वो सेलर हो, वर्कर रहने दो, प्रोड्यूसर रहने दो, गवर्नमेंट रहने दो, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान होता है उसके अंदर। ओके, द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशन। इसको डिटेल में समझा रहे हैं। Determination of price policy. While fixing the price of the product, a businessman has to consider the elasticity of demand for the product. कोई भी चीज़ का जब अपन उन्हें प्राइस सेट करने वाला है, कितने में बेचना है, अब आप सोचो, मंडी में जब तरकारी आती होंगी उसका रेट कौन तय करते होंगे, सुबह से जो डायरेक्ट नहीं, उसका डिमांड क्या चल रहा उस हिसाब से तय होता है। उसका डिमांड, जैसा कि अपन देखते हैं गर्मियों में नींबू की बहुत डिमांड हो जाती है, नींबू महंगा हो जाता है, तो क्योंकि अपने उसको मालूम हो जाता है कि डिमांड इसका आने वाला है। रमज़ान में कोतमीर पुदीना महंगा हो जाता है। हाँ, तो ये लोग क्या है, किस चीज़ की डिमांड हो सकती, उससे क्या डिसाइड करते हैं वो लोग, प्राइस। आया समझ में? तो प्राइस जो है यहाँ पे सीधा सीधा डिमांड को इफेक्ट करने वाली है। He should consider whether lowering of price will stimulate demand of this product, and if so to what extent and whether। तो उसका रेट कम करने से डिमांड को आप मेंटेन कर सकते हैं, या ज़्यादा करने से डिमांड तो नहीं कम हो जाती। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करना पड़ता प्राइस रखने से पहले। अब मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरे को अंदाज़ा रहना वो प्रोडक्ट मेरा पब्लिक कितने में एक्सेप्ट करती। अब मार्केट में समझो चिप्स का पैकेट 5 रुपये का बिकता, अब मैं एक चिप्स का पैकेट नया लॉन्च करा, अगर मैं इसको 20 रुपये में बेचूंगा, 10 रुपये में, तो कोई भी नहीं लेता मेरा। तो मेरे को ये भी अंदाज़ा रहना कि मेरा डिमांड में से इफेक्ट नहीं होना मेरे प्राइस से। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग द टेक्निकली सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कंज्यूमर। अक्सर जो है, मैं एक लासा लमसा है, सुपर डस्ट बोल के पहले आती थी, तो उसमें क्या रहता था, हैदराबाद में अलग रेट रहता था पत्ती का, दूसरे स्टेट में अलग रेट रहता, तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम प्रोडक्ट, अब दूध है, देखो अपने पास दूध 100 रुपये लीटर मिलता, अगर आप गाँव की तरफ जाएंगे तो आपको 70 रुपये 80 रुपये कम मिलता, सेम चीज़ है फिर। तो वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते, क्योंकि मार्केट के हिसाब से वहाँ का कंज्यूमर कितने में एक्सेप्ट करता उसको, उस हिसाब से क्या होता, रेट चेंज होता। आगे बात समझ में? सेम चीज़ का प्राइस अलग अलग रखना, अलग अलग मार्केट के हिसाब से। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन। द प्रोड्यूसर कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टू द बायर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस। गवर्नमेंट टैक्स लगा दी कंपनियों के ऊपर, कंपनियां होशियारी क्या करते, प्रोडक्ट का रेट बढ़ाए थे, तो यह होता अपने ऊपर से बर्डन उठा के वो लोग क्या करें, प्रोडक्ट के प्राइस पे डाल। अब उससे सीधा सीधा उनके डिमांड के ऊपर असर होता। जैसा पेट्रोल का बोला मैं, गवर्नमेंट दुनिया का 50% से ज़्यादा टैक्स लेती है इसके ऊपर। जैसा टैक्स वहाँ पे बढ़ता, पेट्रोल का रेट बढ़ता, देना कौन है, पब्लिक।
that is shifting of burden. Importance in international trade. The concept of elasticity of demand is of crucial importance in many aspects of international trade. The success of the policy of devaluation to correct the adverse balance of payment depends upon the elasticity of demand for exports and imports of the country. The policy devaluation would be beneficial when demand for exports and imports is price elastic. A country will benefit from the international trade. तो इसमें क्या हो जाता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड रखना पड़ता. बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रहता, आप जितना इंपोर्ट कर रही उतना एक्सपोर्ट भी करने की रहा तो अपन बराबर चलते, नुकसान में नहीं आता. नहीं अगर अपन खाली इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टेड चीज़ महंगी पड़ती है अपने, तो अपने पास करेंसी अपनी उनको पेमेंट करना पड़ता है डॉलर में. कोई भी कंट्री को आपको डॉलर में पेमेंट करना है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आपको प्राइस वहाँ पर भी प्रोडक्ट का अगर सही आप मेंटेन करें तो आपको इसमें नुकसान नहीं होता ज़्यादा. ठीक है, आपने 20 साल पहले एक रेट तय कर दिया, उसमें से आप बेचते जा रहे, एक्सपोर्ट करते जा रहे, तो आप हमेशा नुकसान में रहते. तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्राइस के हिसाब से आप भी नुकसान नहीं उठाना. प्राइस इलास्टिसिटी वहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट. तो टाइम के हिसाब से प्राइस में भी चेंजेस लाना, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो. Importance in the determination of factor prices. A factor with an inelastic demand can always command a higher price as compared to a factor with relatively elastic demand. This helps the trade unions in knowing that where they can easily get wage rate increase. Bargaining capacity of trade unions depends on the elasticity of demand of workers' services. Factors बोले तो वो प्रोडक्ट बनाने में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, सामान की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती. ठीक है, अगर उसमें भी जो है आपको चेंजेस होना पड़ता, उससे वर्कर को भी फ़ायदा रहता, प्रोडक्ट को भी फ़ायदा रहता. नहीं अगर आपको चेंजेस हो रहे हैं नहीं, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक चॉकलेट बना रहा हूँ, वो चॉकलेट बनाने के लिए मेरे को सपोज के 10 रुपये पूरे ख़र्चा हो रहे, तो अब मेरा उसके अंदर जो है प्रॉफिट बच रहा, समझो कि 15 में बेच रहा हूँ, 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है एक चॉकलेट पे. तो अब मैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस फैक्टर में आ रहे हैं नहीं समझो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है जो है ना, टैक्स वगैरह अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ लगा दी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता. इनपुट तो सेम लेवल का है, अब मेरे को कम होना, तो यहाँ पर मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी महंगे होते रहना, तो मैं क्या है वो बहाने में क्या करता हूँ, मैं इसका प्राइस भी बढ़ाते रहता हूँ टैक्स के साथ में, तो मैं अपना प्रॉफिट सही मेंटेन करके चल सकता. आई ना बात समझ में. तो ये है फैक्टर ऑफ. Determination of sale policy for supermarkets. Supermarket is a market wherein variety of goods are sold by single organization. These items are generally of mass consumption. Therefore, the organization is supposed to sell commodities at lower prices than charged by shopkeeper in the other bazaars. Thus, the policy adopted is to charge a slightly lower price for item whose demand is relatively elastic and the costs are covered by the increased sale. तो सुपरमार्केट्स में क्या है, बहुत बल्क में बिकता प्रोडक्ट, तो वो लोग क्या करते, शॉपकीपर से थोड़ा प्राइस कम रखते ताकि नुकसान में नहीं जाते उन्होंने. जब प्राइस थोड़ा कम रखे तो लोग ऑफरों में चीज़ें चलते हैं वहाँ पे, तो लोग ज़्यादा खरीदते, तो ज़्यादा बिकेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता आपका, तो वो कवर वहाँ पे हो जाता. तो ये भी प्राइस के चेंजेस से डिमांड में चेंज आता. Pricing of joint supply products. The goods which are produced by a single production process are joint supply products. The cost of production of these goods are also joint. Therefore, while determining the price of these products, their elasticity of demand is considered. The price of joint supply product is fixed high in its demand is inelastic and low price is fixed for those joint supply products. Joint supply product में क्या है, अगर एक बंदा जो है सपोज के गेहूँ का प्रोडक्शन कर रहा, समझो तो गेहूँ का प्रोडक्शन मतलब गेहूँ के उसके गाड़ियाँ जाते ज रहते, साथ में क्या करा उन्हें चावल का भी शुरू कर दिया सब, तो अब उसको सप्लाई का टेंशन नहीं रहता. जो चीज़ें उन्हें एक खेत को यूज़ कर रहा वही पानी वगैरह उसको दूसरे खेत को भी यूज़ हो जाता, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता. प्लस ट्रांसपोर्टेशन, इसमें वो थैले डाल के भी भिजाया था, वो भी कम हो जाता उसको. आ गई बात समझ में. तो अपन जैसा बोलते हैं ना, वहाँ जा रहे हैं तो ज़रा वो भी ला लो, तो उसमें क्या होता, खर्चा बच जाता. तो उस हिसाब से दूसरे प्रोडक्ट में आपको जो है प्राइस डिसाइड करने में आसानी होती, क्योंकि मेरे को ये तो पैसे बच जा रहे,
तो उसको मैं कम रेट में बेच सकता हूँ। इस हिसाब से भी प्राइस डिसाइड होता है। बस है। चलिए 4th यूनिट का आंसर है, ये भी वीडियो में नहीं है, लास्ट वाले। डिस्कस द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक देता हूँ मैं, वो याद रख लो। सपोज के रिटर्न का मतलब होता है वापस होना, आउटपुट बोल सकते हैं आप। ठीक है, स्केल का मतलब होता है बढ़ना या कम होना, स्केलिंग, बढ़ाने को बोलते हैं यूजुअली। तो सपोज एग्जाम्पल आज दिया था हमें चाय का, 2 लोगों के लिए अगर चाय बना रहे हैं तो 3 चम्मच शक्कर डालते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गए अपन, तो 4 लोगों के लिए अगर बर्गर 4 लोगों के लिए चाय बनाए तो 6 चम्मच डाल सकते हैं। चाय भयानक हो जाती है, मुश्किल से जो है ना 4 चम्मच में कवर अप हो जाता है। आ गई ना बात समझ में? उस हिसाब से जो है थोड़ा सा अगर आप इनपुट में चेंज कर रहे तो उसका असर आउटपुट में ज़्यादा हो रहा, बराबर हो रहा या कम हो रहा, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आ गई बात समझ में? दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब समझ में आता। द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट। ओके, इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल इनपुट्स बोथ फिक्स्ड और वेरिएबल आर वेरिड इन द सेम प्रोपोर्शन। उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके डाल रहे हैं प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल वो भी दे रहा था आज मैं, वो घरों में चलता ना, 2 माप चावल चढ़ा दो, मेहमान आ गए 3 माप कर दो, एक्सेट्रा। ठीक है ना, इनपुट से आउटपुट में चेंजेस आते हैं। तो इकोनॉमिक्स यूज द फ्रेज रिटर्न टू स्केल टू डिस्क्राइब द बिहेवियर और इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में वो छोटे से इनपुट से आपका ज़्यादा चेंज हो रहा, कम चेंज हो रहा है या ज़्यादा होता क्या। एग्जाम्पल समझो, पेप्सी कोक सेम उसमें है, समझो सेम प्राइस में अगर बिक रही, इन्हें थोड़ा सा उसमें कोई चेंज पेप्सी वाला कर दिया। अब उसमें सिनारियोस क्या क्या आ सकते, अगर वो पॉजिटिव चलेगा तो कोक के भी कस्टमर इसको पकड़ जाते, तो उसकी भारी सेल में आउटपुट में फ़र्क आ जाता। वो नेगेटिव चलेगा तो उसका है सो भी पूरा कम हो गया, इसके कस्टमर कोक को चले आते, या फिर बराबर भी चल सकता, कांस्टेंट। तीनों केस है। डन। टाइप्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जो मैं आपको फर्स्ट बोला, थोड़ा सा चेंज करने से आपको ज़्यादा फर्क अगर हो जा रहा उस चीज़ में, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ज़्यादा आउटपुट मिल रहा। इफ अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट इज लार्जर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट, इनपुट में थोड़ा चेंज करे और आउटपुट में, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आगे नीचे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देख लो उसका। यहाँ पे देखो ग्राफ में स्माइली यहाँ से ऊपर जा रहा, इंक्रीज हो रहा, ये इसका ग्राफ। डन। बाकी का तो समझ जाते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है सेकंड, उसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट का मतलब है बराबर, जितना आप एक्सपेक्ट करें, जितना इनपुट में चेंज हो रहा उतना ही आउटपुट में चेंज हो रहा। इफ द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल द इनपुट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों जगह भी चेंजेस होना, देन अ सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अकर्स। डन। यहाँ 10% का दिया, यहाँ पे 5% 10% का एग्जाम्पल फर्स्ट वाले में दिया। यहाँ पे सीधी लाइन है। डन। कांस्टेंट इंक्रीज सेल में, डिक्रीजिंग। ठीक है। इफ द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट, इनपुट में जितना चेंज करे आउटपुट में उससे कम चेंज हो रहा। यहाँ पे दिया 10% चेंज करे और आउटपुट कितना आ रहा, 5% का डिफरेंस आ रहा। ये इसका ग्राफ है, उल्टा हो गया भाई। नेक्स्ट आंसर है 5th यूनिट 17 क्वेश्चन, यूनिट 5। व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट अलग अलग टाइप जो इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं, अकाउंट्स में यूज़ होते हैं, वो अलग अलग कॉस्ट कौन से हैं। कॉस्ट का मतलब है कोई भी चीज़ का जो भी आपकी वो खर्चा आ रहा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विस। कोई भी चीज़ के लिए आपको जो खर्चा बैठ रहा है वो प्रोडक्ट बनाने में या वो सर्विस आपको सप्लाई करने में, दैट इज कॉस्ट। ठीक है, कोई भी एक डेफिनेशन लंबा लिख दो उसका। टाइप्स,
चलिए, सबसे पहला है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट मतलब जो यही बेसिक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपको कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसा एक चाय बना रहा हूँ, चाय आपको 20 रुपये में मिल रही, तो 20 रुपये में चाय बन रही, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा, दूध कितना लग रहा है उसको, पानी कितना लग रहा, शक्कर कितनी लग रही, पत्ती कितनी लग रही, गैस कितनी लग रही, मशीन कॉस्ट कैलकुलेशन सीखे थे अपन, ठीक है। लेबर का जो खर्चा काम कर रहे हैं सो कितना है, होटल का किराया कितना लग रहा है उसके अंदर, वो सब डिवाइडेड बाई पर कप, तो ये पर यूनिट पे, तो दैट इज़ कॉल्ड रियल कॉस्ट। द टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और सर्विस विच इज़ प्रोड्यूस फॉर सेल टू कंज्यूमर इज नोन एज रियल कॉस्ट। बेचने के लिए बनाएंगे ना प्रोडक्ट उन्हें। इट रेफर्स टू ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ ऑल टैंजेबल रिसोर्सेज, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। चाय का एग्जाम्पल बेस्ट याद रखो, चाहे तो उसको ही एक्सपेंड करके लिख दे सकते। डन, अलग अलग दे दिया उन्हें, कारपेंटर का दिया, कुछ सा भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप। हाँ, प्रोडक्ट है, क्या बना दी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन सेकेंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी अल्टरनेटिव। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी रिसोर्स इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल यूटिलिटीज़। कोई एक चीज़ है, उसको आप जो है कई यूजेस में कर सकते हैं। एक लैंड का एग्जांपल दिया, ज़मीन है, ज़मीन वो किराए पे दे सकता हूँ मैं, उसका किराया मेरे को महीने को 1 लाख रुपए आ सकता, मगर उसको क्या करा, मैं अपना ही बिजनेस डाल लिया उसके ऊपर, तो फिलहाल के लिए मैं वो 1 लाख से हाथ धो बैठा। दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे को अपॉर्चुनिटी थी, 1 लाख रुपए में मैं वो ज़मीन को किराए पे दे सकता था, लेकिन मैं अपना ज़ाती कारोबार डाल के बैठ गया। वो फ़ायदे का भी हो सकता है ना, लेकिन वो किराया तो नहीं आता मेरे को, तो दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी आप खो चुके हैं। डन। नेक्स्ट, sunk cost. Sunk cost is the cost which remain constant when changes occur in the nature or level of business activity. Generally, it is not taken into consideration in decision making as it does not vary with the change in the future. तो अब sunk cost में क्या है, कुछ चीज़ों का कॉस्ट फिक्स हो जाता। अब मैं लीज पे ले लिया, समझो कोई चीज़ 30 साल की, 50 साल की, अक्सर सुनते हैं अपन, ठीक है। लीज पे लेने पे क्या है, अब मेरे को फ्यूचर में जब भी डिसीजन लेना रहता, मेरे को उसकी वरी नहीं रहती, मेरे को मालूम है उसका उतना ही कॉस्ट रहने वाला, तो उसका टेंशन नहीं रहता। मैं दूसरे चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना रहता मेरे को। तो संक कॉस्ट क्या है, बिजनेस बढ़ो कम हो कुछ भी हो जाओ, अगर नुकसान में भी गया तो मेरे को वही किराया देना है, उसको फ़ायदे में भी गया तो वही किराया देना। दैट इज़ कॉल्ड संक कॉस्ट। तो बिजनेस में कितना भी कुछ भी चेंज हो जाए दो, कॉस्ट वो चेंज नहीं होता, दैट इज़ संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब सपोज़ के होटल है मंदी की, सपोज़ के एक दिन के उन्हें 10 हंडी बेच रहा था, अब उन्हें सडन जो है 2 हंडी और बढ़ा दिया, तो जब 2 हंडी बढ़ेगा उन्हें, तो 2 हंडी का उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा, दैट कॉस्ट इज़ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आपको जब प्रोडक्शन का आउटपुट इंक्रीज करने के लिए तो कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज़ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। डन। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये भी सिंपल वही है जो अपन रियल कॉस्ट देखे थे। द कॉस्ट इंकर्ड इन परचेजिंग द इनपुट और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सिंपल, ये बनाना है मेरे को, अब इसके लिए मैं जितना भी खर्चा करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये खुला खुला दिख के आ जाता, ये कितने पैसे खर्चा करके बना रहा हूँ, ओके, जो भी इसके इनपुट पे खर्चा होगा। इसमें मनी कॉस्ट भी बोलते हैं, पेड आउट कॉस्ट, या सीधा सीधा अपन जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इंकर्ड बाय लूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉट यूजिंग कंपनीज ओन रिसोर्सेज। Implicit cost refers to the cost incurred by losing opportunity for not using company's own resources other than cash. It is also known as self-owned cost. In other words, the earning of those employed resources which belong to the owner himself. For example, rent of ideal land, depreciation of fully depreciated property still in use, interest on equity. तो इसमें क्या है, अगर मेरे पास ऑलरेडी जैसा कि मैं मेरा बिज़नेस है, अब मेरा कुछ सामान जो है ना यहाँ से दूसरे जिसको सामान बेच रहा हूँ उसका ने पहुँचाना है। एग्जाम्पल है
इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, अब उन्हें जो है फ्रिज बेच रहा किसी कस्टमर को, तो वो फ्रिज जो है अब उन्हें कैरेज ऑटो डोनेज पे कर ले रहा, कैरेज ऑन सेल। तो क्या होता है, उसको किराए की गाड़ी लेके उन्हें जो है भिजाता, तो वो खर्चा उन्हें जुटा रहा स्कीम के हिसाब से। ऑटो का खर्चा जो भी है 500, 1000, 2000 रुपये उन्हें खर्चा उठा रहा। वही चीज़ जो है अगर उसकी खुद की गाड़ी रहती तो वो खर्चा उसको बच जाता, दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अपना सेल्फ ओन रिसोर्स उन्हें एम्प्लॉय करके जो कमाएंगा, जो कॉस्ट पड़ेगा उसको, दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे ना बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है। तो सही में यहाँ पे ज़मीन का दे दिया, जैसा मैं पहले भी दिया था आपको, मेरी ओन ज़मीन है, अब मैं उसको अगर बिज़नेस के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ तो मेरा जो है किराया बच जाता है उसमें। मैं दूसरे की ज़मीन लेने के बजाय सेल्फ ओन से मैं उसको, हो सकता है कि मैं इसका किराया लिख के भी ले लूँ बिज़नेस में से, मेरी ज़मीन अक्सर चलता है। सेल्फ अगर आप लगा रहे हैं तो भी उसका किराया आप ले लेते, पार्टनर से रहता ना भाई, ज़मीन एक पार्टनर की रहती, और दूसरे पार्टनर हैं उसका कहीं भी फ़ायदा उठाते तो उन्हें ज़मीन का किराया अलग निकाल लेता। तो सेल्फ ओन रिसोर्सेज से जो कॉस्ट कमा रहा, दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। बाकी फिक्स कॉस्ट तो अपने को मालूम है प्रॉब्लम्स में करे हुए हैं। एग्जाम्पल दिया था हमें फिक्स कॉस्ट में, जब अपन कुछ भी काम कर रहे हैं, होटल चल रही है अपनी, कोई बिजनेस चल रहा, किराया भरना ही भरना है, काम चलो या ना चलो। तो आपके प्रोडक्शन में कोई चीज़ में कुछ भी बदलाव हो जाओ, आपका फिक्स कॉस्ट आपको भरना ही चाहिए। हाँ, वैसे थे अलग अलग उसमें उन्हें हालात के हिसाब से दिया, बिजनेस के हिसाब से, ये भी वही चाहिए। फिक्स कॉस्ट का टर्म यूजुअली अपन ज़्यादा यूज़ करते, ठीक है। जो भी ओवरहेड, जो भी खर्चा जो कभी नहीं बदलता, नई दुकान डाला, चाय की दिन के 50 कप बिक रहे थे, वही जो है 3 महीने के बाद दिन के 500 कप बेच रहा हूँ मैं, किराया वही देना है, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। सुनो, नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, वो भी अपने को मालूम है। वेरिएबल कॉस्ट बताओ, चाय का एग्जांपल दिया मैं, अब वो 500 चाय बनाने के लिए मेरे को कई चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना पड़ रहा। 50 कप बन रहे थे तो मैं जो है ना 5 दूध के पैकेट ले रहा था उसमें, अब 500 कप के लिए मेरे को 50 लेना पड़ता। तो वो जो इंक्रीज़ हुआ कॉस्ट, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। सेल के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, लेबर भी ज़्यादा रखना पड़ता मेरे को, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती, गैस ज़्यादा यूज़ होती, कप्स ज़्यादा यूज़ होते, ये सब वेरिएबल कॉस्ट वैरायटी। अब इसमें सेमी वेरिएबल का है, लिखते तो लिखो, नहीं तो लाइट ले लो। सेमी वेरिएबल में क्या रहता, थोड़ा कॉस्ट फिक्स रहता, थोड़ा कॉस्ट, प्रॉब्लम्स में करे थे इससे पहले पर, थोड़ा फिक्स रहता, थोड़ा वेरिएबल, कुछ एक चीज़ों में। डन।